यानी 31वां नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर। जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को घिसा जाता है क्योंकि ऑप्शन में दिया है क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्षारीय मैग्नीशियम सल्फाइड, अम्लीय मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसके जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सीधे किताब से आ रहे हैं, इट इज सेम वैसे मतलब है। आप लोग अगर देखेंगे तो इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। अब कैसे आप इसको देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किताब में कहाँ है। आपके सामने मैं किताब रखा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपकी किताब होगी, इसमें सबसे पहले वाले पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है, ये तो आप लोग थोड़ा सा जब इसका प्रयोग करेंगे, जो प्रयोग किया होगा उसको पता हो, क्योंकि ये प्रयोग वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बहुत क्वेश्चन इसमें है जो कि मैं अब एक एक करके भी दिखाऊंगा नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि पूरे कितने क्वेश्चन आपके किताब से बन रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपके पहले पार्ट में बीच में दिया गया है, पार्ट के दूसरे तीसरे पेज में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आपको दिखाऊंगा किस पार्ट में कहाँ कहाँ पर आपके क्वेश्चन इसके मिल रहे हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा दे रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है क्या, बिना बुझे चूना के साथ जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण और कपूर क्रिस्टल ऊर्ध्वापातन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया कराते हैं, और अम्ल का तनुकरण जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर है। MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 उपरोक्त समीकरण में ऑक्सीकृत पदार्थ को आपको पहचानना है। अब ऑक्सीकृत पदार्थ होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा किताब में आपको एक चीज़ दिखा दूं जिससे आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अभिक्रिया में पदार्थ के ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा उसका ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। आपने उपचयन पढ़ा होगा, तो उपचयन ही ऑक्सीकरण है या ऑक्सीकृत है। ठीक है, और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग जो होता है अपचयन कहलाता है। ये चीज़ आप देख लिए, ये आपके किताब से ही है। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि इसमें हमको उस पदार्थ की पहचान करना है जो ऑक्सीकृत है। ठीक है, तो ऑक्सीकृत का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकृत का मतलब है कि आपके हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो। तो हाइड्रोजन का ह्रास इसमें से किस में हो रहा है, इस जब समीकरण को हम लोग करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है MnO2 में। किसमें, MnO2 में। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, MnO2। और वहीं पर अगर एक इसका है, ये उपचयन, यही अगर अपचयन की बात कर लेते हैं, अपचयन इसमें अगर पूछ लेता है तो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपचयन में, HCl। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहे के चूर्ण को तनु HCl के साथ गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद का नाम आपको लिखना है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C D। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका भी आंसर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ किताब में, क्योंकि मेरे सामने अभी जो खुला हुआ है उसको तो मैं दिखा सकता हूँ, और चीज़ मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाए, हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। और यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और FeCl2 यानी फेरिस क्लोराइड यानी Fe2 क्लोराइड आपका बनता है। अगला प्रश्न क्या है, 35 नंबर। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या सोडियम जिंकेट और पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ये भी आपके सेकेंड नंबर पार्ट में है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न यानी आपके केमिस्ट्री का 6वां प्रश्न। ये क्या है, ब्राइन विलयन संबंधित है किससे, सोडियम क्लोराइड का जली घोल से संबंधित है। किसका है, सोडियम क्लोराइड का जली घोल से संबंधित ब्राइन विलयन है।
इसके बाद क्या है, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन मिलते हैं A, B, C, D। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही आंसर सही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दो आंसर सही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि तीन मतलब तीसरा वर्ष सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दो भी आंसर सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड और फोर्थ नंबर सही होगा। यानी क्या है, सेकंड नंबर पर पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितना अधिक होगा अम्ल क्या होगा, उतना ही दुर्बल होगा, और पीएच जितना कम होगा क्षार उतना दुर्बल होगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर यानी केमिस्ट्री का 8वां नंबर प्रश्न। जब कॉपर ऑक्साइड और तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो रंग प्रदर्शित होता है। कैसा रंग प्रदर्शित होता है, नीला हरा रंग प्रदर्शित होता है। कैसा होता है, नीला हरा रंग प्रदर्शित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल रहे हैं FeSO4 विलयन और कॉपर धातु, और AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, CuSO4 विलयन और सिल्वर धातु, NaCl विलयन और कॉपर धातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या हो जाए, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी आपके केमिस्ट्री का 10वां नंबर प्रश्न। अधातु संयोजक क्लोराइड बनाते हैं क्यों। अधातु जो होता है संयोजक क्लोराइड क्यों बनाते हैं। ऑप्शन में आपको क्या है, क्योंकि वे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं, वे क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बनाते हैं, वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। हाँ, तो आप सही समझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है Na2O, ऑप्शन नंबर बी है K2O, ऑप्शन नंबर सी है Al2O3 और ऑप्शन नंबर डी है MgO। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी Al2O3। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जस्ता, लोहा, निकेल, टिन, कॉपर आदि जैसे मध्यम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम अपचायक के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी कार्बन अपचायक के रूप में। आपके किताब से डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग किताब बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। फिजिक्स पर थोड़ा सा देखिए कठिन था, केमिस्ट्री ठीक आया है। 43 नंबर क्या है, एक्स वाई के बीच अभिक्रिया से यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खो देता है, वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड का नहीं है। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए उच्च गलनांक का होना, ऑप्शन नंबर बी कम गलनांक का होना, गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, या फिर ठोस के रूप में होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी कम गलनांक होता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, पैरेलल में चल रहा है ऑप्शन, और जो ऑप्शन है तो हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम रहता है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, 44 नंबर प्रश्न देते हैं। 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्स का 2 8, वाई का 2 8 7, जेड का 2 8 2 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका क्या होगा, एक्स एक धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाई एक अधातु है, जेड एक धातु है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। हीरे के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधकर बनता है। ये ऑप्शन 45 नंबर है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है एक हेक्सागोनल संरचना, एक कठोर त्रिआयामी संरचना, एक फुटबॉल के आकार में एक संरचना, एक वलय की संरचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी एक कठोर त्रिआयामी संरचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 46 नंबर। एक साबुन के अणु में होता है, एक साबुन के अणु में क्या होता है आपको देखना है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, मेंडेलीव द्वारा भविष्यवाणी की गई ई का एल्यूमिनियम के गुण बाद में खोजे गए तत्व के गुण के समान है। स्कैंडियम, जर्मेनियम,
गैलेनियम और एल्यूमिनियम। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? गैलेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व X सूत्र XCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस है। X की सबसे अधिक संभावना आवर्त सारणी के किस समूह में होती है? तो आवर्त सारणी का यहाँ पर समूह दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। तो इसका क्या हो जाएगा? Mg। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, यानी बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या मिल रहा है हमको? अगला प्रश्न है आवर्त सारणी। देखिए, आवर्त सारणी से प्रश्न आपको पिछला वाला भी था, ये भी था। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी के आवर्त 3 और वर्ग 17 के तत्व की परमाणु संरचना क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए नंबर में 10, बी नंबर में 7, सी नंबर में 17, डी नंबर में 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी 17। अगला प्रश्न है 50 नंबर, यानी कि उसका 20 नंबर केमिस्ट्री का। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम होता है या सोडियम होता है? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, सोडियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के समूह के नीचे जाने पर तत्वों के गुणों के प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है? अब देखिए, तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, यानी सब सही है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे भिन्न है, यानी गलत है। इसमें ऑप्शन मिलते हैं, धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तत्वों की धात्विक गुण बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है, धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता तो बढ़ती है लेकिन परमाणु का आकार नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उनका क्या है कि आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर उनका जो होता है परमाणु का आकार सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें परमाणु आकार नहीं बढ़ता। वही अगर बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो उसमें परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु संख्या उसमें बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है आपका। इसमें ABC लेवल वाले 3 बीकर लिए गए जिनमें से प्रत्येक में 25 ml पानी था। बीकर ABC क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 और NaCl की थोड़ी मात्रा मिलाई गई। यह देखा गया कि बीकर A और B के तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर के मामले में तापमान गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपको 3 मिल रहे हैं, इसमें 4 मिल रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन A, B, C, D। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए बोल रहा है A और B में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई है, प्रक्रिया हुई है। बीकर A और B में ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो चुकी है। बीकर C में क्या है कि ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया हुई है, बीकर C में ऊष्माशोषी प्रक्रिया हुई है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी फर्स्ट और थर्ड। बीकर सी में ऊष्माक्षेपी और बीकर बीकर सी में ऊष्माशोषी और बीकर ए बी में ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि का निष्कर्षण किया जाता है। कैसे निष्कर्षण किया जाता है? उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा, उनके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन से, कार्बन द्वारा अपचयन से। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, या उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या है? गैल्वेनीकरण लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है जिसमें लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको पता होगा गैल्वेनीकरण में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? अब देखिए, इसमें सजातीय श्रेणी से संबंधित कौन सा है और कौन सा विजातीय श्रेणी से संबंधित है? C6H6, C2H6, C2H4, C3H4। देखिए, यहाँ पर सजाती की बात है, यानी सब कुछ समान होना चाहिए। तो क्या है इसमें? C6H6 और क्या है यहाँ पर? C2H4। तो इसमें देखिए क्या है कि फर्स्ट नंबर तो बेंजीन का है स्ट्रक्चर, तो उसमें होगा नहीं। सजाती का मतलब क्या है कि उसमें समान होना चाहिए, मतलब समान का मतलब 2, अगर इसमें है तो 2 उसमें होनी चाहिए, यानी दोनों समान, यानी सम जिसे कहते हैं। सम का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होते हैं, तो ये सब सम वाले आते हैं।
अब देखिए इसका जब हम करते हैं C2H4 का, तो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन हो गया, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका। अब इसमें आप कर लीजिए, ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी C2H4। ठीक है। अब इसके मूलरता को व्यक्त किया जाता है, मूलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है, मोल पर लीटर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है। इसके बाद क्या है कि 57 नंबर प्रश्न, मानक विलयन शब्द ऐसे विलयन के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी क्या होती है, नॉर्मलता ज्ञात हो, मूलरता ज्ञात हो, शक्ति ज्ञात हो, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पता होगा तब इसका हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर है, IA समूह की धातुएं समूह में इस क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, कैसे की गई हैं। फर्स्ट ए है, IA नहीं है, फर्स्ट ए है। तो इसमें क्या है, लिथियम, सोडियम, इसके बाद CS, फिर के रुबिडियम, इसके बाद फ्रांसियम, इसके बाद फ्रांसियम। मतलब इनका क्या बोल रहा है कि इस क्रम में, किस क्रम में इसमें से व्यवस्थित की गई है, तो सब कुछ वही आपको पता होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसके बाद पोटेशियम आएगा, इसके बाद रुबिडियम, इसके बाद रुबिडियम के बाद आपका है आपका, इसके बाद CS और इसके बाद फ्रांसियम। ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित एक अभिक्रिया आपको दी गई है, C3H6 + 2Cl2। इसका लाइट के उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई जाती है, तो C3H6Cl2 + H2HCl बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें क्या है, योग अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रही है, पुनर्विस्थापन हो रही है। ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। और हमारा केमिस्ट्री का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में असममित कार्बन परमाणु है। ध्यान रखिए, अभी हम लोग सममित कार्बन परमाणु हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, क्या था, कार्बन का डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी जिसमें दो हो, तो वो हमारा क्या होगा, सममित होगा। तो असममित होगा नहीं, यानी ये हमारा क्या है, सममित है। ये हमारा क्या है, ये भी सममित है। ये क्या है, ये भी हमारा सममित है। क्यों, क्योंकि इसमें Cl आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, क्या ये C नंबर सममित है, आप लोग बताइए, क्योंकि इसमें दो तो मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, और इसमें एक बार है, ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये क्या हो, ये असममित है। क्या है, असममित। ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर C हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी वाले में भी आपका 2 हाइड्रोजन मिल जा रहा है और 2 ये मिल जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर C हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री भी आज समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन देख लेंगे। और एक चीज़ और है कि इसके जो क्वेश्चन है पूरे केमिस्ट्री के, तो पूरे आपकी किताब से आए हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन जैसे टाइम मिलता है तो दिखाऊंगा कि आपकी किताब में किस प्रश्नावली से पूछे गए हैं। और आप लोगों को मैं कल आप लोगों के लिए जो रहेगा, तो कल आप लोगों के लिए गाइडेंस वाली वीडियो भी डाली जाएगी। तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं आपकी जो परेशानी हो, जो समस्या आ रही हो पढ़ने लिखने में या फिर किसी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसका उत्तर उस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है। आपके जितने तरीके से जो भी प्रश्न आपको पूछना हो, या फिर आपको किसी भी, चाहे सुपर 100 के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कल आप सभी के क्वेश्चन को रख करके उसका जवाब दिया जा सके। ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको अगर पढ़ने में या फिर आगे बढ़ने में सहायक हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आप चालू कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। पूरे सुपर 100 से संबंधित। ठीक है। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सेहत का ध्यान